हेलो फ्रेंड्स आर्टिकल 21 तक करने के बाद, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21 करने के बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 में डिफाइन किया है संविधान में कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, जब हम कोई भी अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, कोई भी डिटेंशन किया जाता है, तो उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन संविधान में दी गई है, जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस उसमें गिवन है। ठीक है, इसमें टू काइंड्स ऑफ डिटेंशन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिटेंशन अंडर दिस। ठीक है, फर्स्ट है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड सेकंड है प्यूनिटिव डिटेंशन। ये क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन? ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में अथॉरिटीज पुलिस जो है डिटेन कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, बिना उसकी जानकारी के। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी मिस हैपनिंग को कोई भी इमिनेंट डेंजर को उसको कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अन्ना हजारे के केस में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज कर सकते हो ओनली इफ देयर इज इमिनेंट डेंजर टू द पीस। ठीक है, तो इसमें आप उनको डिटेन कर सकते हो। सेकंड क्या है कि मैक्सिमम 3 मंथ तक आप डिटेन कर सकते हो देन बाय द एडवाइजरी बोर्ड। इसका मतलब क्या है कि 3 मंथ तक डिटेन करने के बाद अगर और आपको डिटेन करना है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। ठीक है, और भी इसमें जो भी हायर अथॉरिटी डिग्नेटरीज हैं वो उसमें रहेंगे, और उनके आधार पर उनके जो भी उनका आता है जजमेंट आता है उसके बेस पर आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन को और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन आपका जो सिंपल डिटेंशन जो होता है, इसमें आपको जो भी पर्सन जिसको आपने अरेस्ट किया है, उसको कस्टडी में लिया है, उसको आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन भी हर किसी के लिए ये अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल एनिमी अलायंस, जैसे कि जो भी हमारे दुश्मन देश है, उदाहरण के लिए पाकिस्तान है, तो अगर उनको किसी आतंकवादी को आप पकड़ लेते हो तो आप ये नहीं कह सकते उनको कि आपको प्रोड्यूस करना है विद इन द 24 आवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 में लिखा है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमंस एंड द फोर्स्ड लेबर। मतलब इसका मतलब हो गया कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि फोर्स्ड लेबर, कि अगर आपके फादर ने कोई ऋण लिया है, कोई उधारी ली है, तो उसका चुकाने के लिए उनको काम करना होता था जमींदार के पास, और अगर वो पूरा नहीं हो पाता था, मतलब हाँ काम करने के बाद भी अगर आपका जो अमाउंट है वो पेड नहीं हो पाता था, तो उनके बच्चे उसको पे करते थे और उसके लिए वो काम करते थे। ठीक है, वो बॉन्ड लेबर हो गया। तो इसमें डिफाइन किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को, जैसे आर्टिकल 23 में के क्लॉज 1 में अबॉलिश बॉन्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमंस का सेल करना, किसी बच्चे को जितना भी अपना लेडीज है उनको सेल करना दूसरी जगह पर, उनको ट्रैफिकिंग करना। ठीक है, ये इसमें सब फंड ये अबॉलिश किया गया है। आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 2, इसमें क्या है कंपलसरी सर्विसेज। मतलब कि इस आर्टिकल में बोला गया है कि स्टेट्स कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस इफ देयर इज ए नीड फॉर द सेम। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप हमारे साथ फोर्स्ड लेबर को आप नहीं बता सकते कि फोर्स्ड लेबर का काम है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कंट्री में अगर युद्ध के समय पर ऐसा कोई प्रोविजन बनाया जाता है कि कंपलसरी आपको सर्विस करना ही है, तो उसमें आप आर्टिकल 23 को इन्वोक नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 23 की क्लॉज 2 में ये दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 में प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। वैसे इसमें कुछ जो पुराने रूल्स के हिसाब से जो था उसको अमेंड किया गया है 2016 में, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसमें एडोलिसेंट को डिफाइन किया गया है। एडोलिसेंट क्या है? 14 से लेके 18 ईयर्स तक की एज के पर्सन को एडोलिसेंट बोला गया है। ठीक है, हजार्डस ऑक्यूपेशन मतलब इसका सेंस होगा कि 14 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं आप इंडल्ज कर सकते हैं। ठीक है, द एक्ट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन सर्टेन ऑक्यूपेशन सच एज ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, बीडी मेकिंग, कारपेट वीविंग, हैंडलूम एंड पावरलूम इंडस्ट्री। ठीक है, लेकिन 2016 में जब ये एक्ट पास किया गया तो उसके बाद 14 से लेके 18 तक भी जितनी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन है उनके लिए डिनाई कर दिया गया। ओनली जैसे आपका फैमिली वर्क कोई आपका है,
उसमें आप कर सकते हो आफ्टर स्कूलिंग, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स बैंड, उनको किसी भी ऑक्यूपेशन में काम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। यहाँ पर कंसाइंस का मतलब क्या है? इनर फ्रीडम। ये आपका इनर फ्रीडम है कि आप जो है कि कोई भी आप काम, कोई भी आप रिलीजन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जाएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के बाद है फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आप आपके पास राइट है टू एक्सप्रेस ओपनली रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 6 कैरिंग कृपान, वो अपने रिलीजन का फ्रीली प्रोफेशन कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद उसको प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्शिप हो गया, रिचुअल्स हो गया, सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति होती है, ठीक है। हिंदू किस तरीके से करेगा, सिख किस तरीके से करेगा, मुस्लिम किस तरीके से करेगा, सबका अपना अपना फ्रीडम दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 25 से। ये एक जजमेंट थी जगदीश्वरानंद केस 1984, इसमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को इन्वोक किया गया। इसका मतलब क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि स्टेट के पास राइट है कि वो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिन पर वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टेट को लगता है कि वो रिलीजियस प्रैक्टिस नॉन एसेंशियल है तो वो उसको डिनाई भी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को फ्रीली मैनेज कर सकते हो। उदाहरण के लिए मंदिर में प्रिस्ट रहता है, मंदिर में आप पुजारी रहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि यहाँ पर हम अपने ऑफिशियल अपने अधिकारी को बिठाएंगे, वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 26 के अंदर ये प्रत्येक धर्म के अपने अपने अनुयायियों को ये राइट है कि वो अपना रिलीजियस धार्मिक जितने भी वो काम है एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि हमारा ऑफिशियल कि मंदिर में कुछ धांधलेबाजी है तो हमारे जो ऑफिशियल है वो वहाँ पर उसको मैनेज करेंगे। लेकिन बाद में केस किया गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 26 के तहत उनको पूरा राइट है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस डेनोमिनेशन। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है फंडामेंटल राइट था आर्टिकल नंबर 19 में, लेकिन उसको बाद में रिमूव कर दिया गया था और आर्टिकल 300 में एज स्टैट्यूटरी लॉ बनाया गया। लेकिन रिलीजियस डेनोमिनेशन के केस में राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी प्रोवाइडेड है। रिलीजियस डेनोमिनेशन हो गया कि वो एज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ और डॉक्ट्रिन विच दे रिगार्ड इज कंडीशन टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, कॉमन फेथ, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन और डेजिग्नेशन बाय ए डिस्टिंक्टिव नेम, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी इन शेरूर मठ केस, ये 1954 का केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या है? तो इसमें उन्होंने बताया कि आपका जैसे आपका सबरीमाला वाला केस था कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिसमें कि आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जब कोई भी वुमेन अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है तो उनको सबरीमाला मंदिर में एंट्री नहीं दिया जाता था, तो इसको एज ए नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बाद में अलाउ किया गया। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का जो सोर्स है ये आता है सिरूर मठ केस 1954 से, ठीक है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में मेनली ये बताया गया है कि स्टेट कोई भी तरह अपनी जो पब्लिक मनी है जिसको बाई वे ऑफ टैक्स के द्वारा कलेक्ट किया गया है उसको किसी भी तरह की रिलीजन की प्रमोशन के लिए नहीं यूज करेगा। मतलब क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा, स्टेट ने जो भी टैक्स कलेक्ट किया है। अब इसमें नीचे लिखा है, देखिए, प्रोविट ओनली लेवी ऑफ द टैक्स एंड नॉट ए फीस। फीस को फीस के लिए डिसअलाउ नहीं किया गया है। जैसे कि किसी भी आप जगह धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर जो भी सर्विसेज आपको कई बार मिलती हैं उस सर्विसेज के लिए फीस ली जा सकती है, लेकिन स्टेट के द्वारा टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। मतलब स्टेट के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन किया गया है वहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर, किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी पढ़ाई नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो स्टेट के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। लेकिन सेकंड पॉइंट, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट और एनी एंडोमेंट।
अगर ऐसा होता है कि स्टेट उसको एडमिनिस्टर कर रहा है लेकिन उसको स्टैब्लिश किया गया किसी ट्रस्ट के द्वारा, तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दिया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन इसमें आता है रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड। इस कैटेगरी में आप उनके गार्जियंस का कंसेंट लिया जाता है किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ये 3 इसमें पार्ट्स है, इसको आप प्रॉपर्ली कीजिएगा। तो ये थे दोस्तों, आज हमने आर्टिकल 22 से लेकर 28 तक ये आर्टिकल्स किए, ठीक है। इसको आप एक बार और देखिएगा, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम सारे फंडामेंटल राइट कंप्लीट होने के बाद करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।